हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आप लोगों के लिए एक खास खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हम आज से आप लोगों के लिए एक न्यूज सीरीज लेकर के आ रहे हैं, कंप्लीट वोकैबुलरी का। न्यूज सीरीज किस लिए? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इस वाले सीरीज में आपको एक परफेक्ट डायरेक्शन में, एक परफेक्ट शेड्यूल के साथ हर चीज, क्योंकि वोकैबुलरी में अलग अलग सेशन होता है, अलग अलग सेक्शन है, और अलग अलग सेक्शन में से आप पढ़ते हैं एंटोनिम, सिनोनिम, इसी में कर लेते हैं अलग अलग ना। एंटोनिम, दूसरा पढ़ते हैं आप सिनोनिम, इसके बाद इडियम्स, इसके बाद आप पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद आप इसमें पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक, और कुछ छूटा क्या? एक और सेक्शन आप ऐड कर लीजिए इसमें, हार्मोनी। ये सेशन, ये सारे सेक्शन है ना। ये सारे सेक्शन होते हैं, ठीक है। एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब और होमोनिम, ये सारे सेक्शन को हम एक परफेक्ट, एक शेड्यूल्ड तरीके से आप सबों को पढ़ाएंगे। एंटोनिम सिनोनिम में, जैसे कि आपको एंटोनिम सिनोनिम में हम इसको करवाएंगे आपको मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। और यह भी सीरीज हम लोग रखेंगे इसमें अल्फाबेटिकल, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी को हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे अल्फाबेटिकल तरीके से। पहले ए लेटर से देखेंगे, फिर बी लेटर से, सी लेटर से, डी लेटर से, इस तरह से आपके 26 लेटर्स सभी से हम लोग देखेंगे। और ये एंटोनिम सिनोनिम देखेंगे हम लोग मंडे को और ट्यूसडे को। उसके बाद इडियम को हम लोग देखेंगे थर्सडे, ठीक है। कौन से डे को देखेंगे हम लोग? थर्सडे को, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे हम लोग वेडनेसडे को। फ्रेजल वर्ब फ्राइडे को, और फ्राइडे को अल्टरनेट में हम लोग भी देख लेंगे होमोनिम, यानी एक फ्राइडे को हम लोग देख लेंगे फ्रेजल वर्ब, दूसरे फ्राइडे को हम लोग देखेंगे होमोनिम, क्योंकि ये छोटे छोटे, तो इतने सारे को हम लोग देखेंगे, है ना। इतने सारे को हम लोग देखेंगे। अब रहा कितने दिन हो गया आपका? 3, 2, 5, 2 दिन बाकी रह गया क्या? सैटरडे और संडे। संडे तो आपको छुट्टी रहेगा, हाँ, संडे आपको जो है छुट्टी रहेगा। और सैटरडे को आपको हम कराएंगे इसके क्वेश्चंस, इन सब से मिलाकर के क्वेश्चंस करवाएंगे। प्रत्येक सैटरडे को क्वेश्चंस होगा, और मंडे ट्यूसडे को एंटोनिम सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। इडियम्स आपका थर्सडे को, वन वर्ड आपका वेडनेसडे को, और फ्राइडे को, अल्टरनेट फ्राइडे को फ्रेजल वर्ब एंड होमोनिम। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। और अभी पहला सीरीज, इस सीरीज के अंदर ये नंबर का सीरीज जो है, इस ए नंबर में सीरीज में चलेगा अल्फाबेटिकल सीरीज। उसके बाद हम लोग देखेंगे कलर बेस्ड, इसके बाद देखेंगे हम लोग
एनिमल बेस्ड, ठीक है, फ्रूट बेस्ड, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग तरह के चीजों के ऊपर बेस्ड हम लोग बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। मजा आने वाला है इस पूरे सेशन को पढ़ने में, ठीक है, इस पूरे सेशन को पढ़ने में मजा आने वाला है। अच्छा, सबका हिंदी में एक बार बता दें। एंटोनिम का मतलब विपरीतार्थक शब्द, इसका मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, विपरीत तार्थक यानी उल्टा अर्थ बताने वाले विपरीतार्थक शब्द। सिनोनिम का मतलब था समानार्थी वर्ड शब्द, ठीक है, एग्जैक्ट हिंदी लिख रहे हैं आज हम। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। वन वर्ड का मतलब होता है अनेक शब्दों के बदले, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, के बदले एक शब्द। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि जो प्रीपोजिशन के साथ मिलकर के बनता। होमोनेम का मतलब होता है कि वैसे जो दोनों पढ़ने में एक जैसा हो, है ना, पढ़ने में दोनों एक जैसा हो, वैसे शब्द को बोलते हैं हम लोग होमोनेम, ठीक। चलिए, हाँ, ऐसे इसको बोलते हैं सुरती सम भिन्नार्थक शब्द, सुरती सम भिन्नार्थक शब्द। सुरती सम भिन्नार्थक शब्द, इसका मतलब सुनने में एक जैसा लेकिन अर्थ में भिन्न भिन्न, तो उसे बोलते हैं हम लोग होमोनिम। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। और आज कौन सा डे है, तो आज के डे के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ठीक। तो अब आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, ये है आपके सामने इडियम्स। ये सारे क्या है, इडियम्स। और ये सारे इडियम्स अल्फाबेटिकल सीरीज में एडेड है। और अभी हम लोग देख रहे हैं एक्सीडेंटली यानी ए से रिलेटेड, और ऐसे हम लोग करते करते कहां तक जाएंगे, बी में। और हाँ, ये अल्फाबेटिकल के साथ साथ इसमें हम लोग ऐड किए हैं ह्यूमंस बिहेवियर के ऊपर, आदमी के बिहेवियर के अकॉर्डिंग अलग अलग जो इडियम्स तैयार हो पाएगा उसको। और इस वाले इडियम्स को पढ़ने के लिए आपको इसके हम एग्जैक्ट मीनिंग को समझाने के लिए एक लंबा सा डेफिनेशन लिख करके लाए, एक लंबा सा डेफिनेशन, जिस डेफिनेशन में आप समझ पाएंगे बढ़िया से, और उसी से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल देंगे, इसका यूज करके दिखाएंगे। और इस तरीके से हम लोग एक एक इडियम्स को बढ़िया से यूज करेंगे और उसके पूरा एकदम डिटेल्ड में उसके डेफिनेशन को सीखेंगे। और इसी को आपको लिखते भी चलना है, एक फ्रेश कॉपी तैयार कर लेना है। और शुरू करते हैं आज का ये जर्नी जो है। तो आज के जर्नी में सबसे पहले आपके सामने कौन सा इडियम आया, एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली ऑन पर्पस। एक्सीडेंटली ऑन पर्पस, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब बन रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है, सो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, इफ यू डू समथिंग इंटेंशनली, इंटेंशनली का मतलब इरादे से, इंटेंशनली का मतलब इरादे से, है ना। यदि कोई भी काम को, इफ यू डू समथिंग इंटेंशनली, इसका मतलब यदि आप कोई भी काम को इरादे से करते हैं, बट लेकिन प्रिटेंड दिखाते हैं कि इट वॉज एन एक्सीडेंट, कि ये चीज एक एक्सीडेंट के कारण हो चुका है, ठीक है। यू डू इट एक्सीडेंटली ऑन पर्पस, इसका मतलब उस काम को आप किस तरीके से करते हैं, एक्सीडेंटली ऑन पर्पस। यदि आपको पता है कि कोई काम आप किए, जानबूझ करके किए, लेकिन सामने वाला देख लिया, तो आप ऐसे बिहेव करते हैं कि काम ना एक्सीडेंट यानी मिस्टेक से हो गया, बाय चांस हो गया, लेकिन आप काम जानबूझ करके किए थे। कैसे किए थे, जानबूझ करके। लेकिन कोई पूछा तो आप क्या दिखाने की कोशिश करते हैं कि बाय मिस्टेक, एक्सीडेंटली हो गया, अचानक से हो गया। तो वैसे काम को आप किस तरीके से किए, या वहां पे आप इडियम यूज कीजिएगा, एक्सीडेंटली ऑन पर्पस, एक्सीडेंटली ऑन पर्पस। एक एक वर्ड को समझा दिए, पूरा लाइन के मीनिंग को समझा दिए। ऐसे ही आप लोग को लाइन के मीनिंग को भी समझना है, ठीक है। अब आपको पूछ दिया जाएगा कि
कि समथिंग डन बाय इंटेंशनली, समथिंग डन इंटेंशनली बट प्रिटेंड दैट इट वाज डन एक्सीडेंटली, तब आप आंसर क्या करेंगे? तब आप आंसर करेंगे एक्सीडेंटली ऑन पर्पस। चलिए एग्जांपल में हम लोग समझ लेते हैं किसे। आई एक्सीडेंटली ऑन पर्पस इरेज्ड हिज ईमेल एड्रेस। इरेज का मतलब मिटाना और उसका ईमेल एड्रेस होता है ना जो आप अपने ईमेल आईडी। सो आई कुड नॉट कॉन्टेक्ट हिम अगेन। अब बताइए यहां पे लिखा है कि आई एक्सीडेंटली ऑन पर्पस इरेज्ड हिज ईमेल एड्रेस। इसका मतलब मैं जानबूझ करके उसे ईमेल एड्रेस को मिटा दिया, लेकिन ये दिखाते हैं, ये शो करना कोशिश करता है कि वो मिस्टेक से उसके ईमेल एड्रेस को मिटा दिया और फिर बोलता है इसीलिए हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, है ना, फिर से उससे कांटेक्ट हम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे जो काम हुआ इरेज करने का, मिटाने का, इरेज का मतलब इरेज बना है इरेज से, और इरेज से बनता है मिटाने का। इरेज का मतलब होता है मिटाने से, और इसीलिए आप बचपन में यूज करते थे इरेजर। क्या यूज करते थे? इरेजर। इसका मतलब मिटाने वाला, मिटाने वाला। अब मिटाने वाला वस्तु हो सकता है या फिर कोई आदमी हो सकता है। Add fuel to the flames. Add fuel to the flame. Next one. Next में क्या है? Add fuel to the flame. Add का मतलब शामिल करना, fuel मतलब ईंधन, to the flame. Flame का मतलब होता है आग, अंगारा। जो ज्वाला होती है ना, ज्वाला, वो ज्वाला को बोलते हैं हम लोग फ्लेम। तो फ्लेम में आप ईंधन को डाल रहे हैं, या ये बोलिए कि यहाँ पे ना दीपक जल रहा है और दीपक में आप पेट्रोल डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब और वो जलेगा। तो टू ऐड फ्यूल टू द फ्लेम मतलब घी में आग डालना है, घी में आग डालना, सॉरी नहीं, आग में घी डालना। क्या होगा? आग में घी डालना, घी में आग नहीं, आग में घी डालना। चलिए, हो जाता है कभी कभी स्लिप ऑफ टंग। इफ यू ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स यू डू और से समथिंग दैट मेक्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन इवन वर्स। जब आप काम करते हैं किसी चीज में, इफ यू ऐड, यदि आप ऐड करते हैं फ्यूल टू द फ्लेम्स, इसका मतलब होता है यू डू, आपने किया, और से कुछ ऐसा कहा, दैट जिससे, दैट मेक्स जो करता है ऐसा, अ डिफिकल्ट सिचुएशन इवन वर्स। सिचुएशन वैसे डिफिकल्ट ही था, डिफिकल्ट से और ज्यादा उसको वर्स कर दिया। कैसे? जब आप कुछ ऐसे चीज कर देते हैं या फिर ऐसा चीज बोल देते हैं। इसका मतलब आप किए फ्यूल को ऐड फ्लेम्स में। He forget their wedding anniversary and his apologize only added fuel to the flames। ऐसा होता है ना, कभी आप अपने वेडिंग एनिवर्सरी को भूल जाइए और साथ में यदि भूल गए तो ठीक बात है, चलिए यहाँ तक का गलती माफ है, लेकिन आप अपने उससे माफी मांगना भी भूल गए, तब क्या करेंगे? तब वो ऐसे करेगी आपके साथ ना कि 2 दिन तक फिर आप भूखे पेट रहिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो ठीक हो गया कि भूल जाना, उसके एनिवर्सरी को मनाने के लिए भूल गए, तो ये बात तो सही हुआ। इवन आप भूल गए अपोलोजाइज करना, तब अपोलोजाइज करना मतलब माफी मांगना भी भूल गए, इसका मतलब आप घी में आग डाल रहे हैं, घी में क्या, सॉरी आग में घी डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? आग में घी डाल रहे हैं। ठीक है, और आग में जब घी डालिएगा तो फिर पता चल ही जाएगा ना आपको, हाँ पता चल जाएगा। चलिए, अब है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज को एकदम से अटेंशन के साथ सुनना, एक्टिव होके सुनना। ठीक है ना, टू से दैट यू आर ऑल ईयर्स, यदि कोई बोल रहा है कि आप ऑल ईयर्स हैं, इसका मतलब इसका मतलब कि यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हैं, वेरी अटेंटिवली, काफी अटेंटिव के साथ उस चीज को आप सुन रहे हैं, इसका यही मतलब होता है ऑल ईयर्स का मतलब। ऑल ईयर्स का मतलब बोला जाएगा कि वेरी अटेंटिवली। जैसे हम यदि आपको बोले कि आप सभी ना क्लासरूम में ऑल ईयर्स रहिए, इसका मतलब ऑल ईयर्स का मतलब पूरे अटेंशन के साथ रहिए, एक्टिव माइंड में रहिए। ठीक है, एक्टिव माइंड में रहिए। एग्जाम्पल में लोग समझते हैं, ऑफ कोर्स,
आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू नो, तुम्हें जानने के लिए, इसीलिए आई एम ऑल ईयर्स। जैसे हम बोले कि हाँ बढ़िया से सुनो, यस सर, यस सर, हम चाहते हैं आप बढ़िया से सुनने के लिए, इसका मतलब आप हैं ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका एक्सीडेंटली ऑन पर्पस, एड फ्यूल टू द फ्लेम्स, ऑल ईयर्स। कम कम पढ़ेंगे लेकिन बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत ही इत्मीनान से, ताकि हम लोग को बाद में सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब है आपके सामने आंसर द कॉल ऑफ नेचर या फिर आंसर नेचर्स कॉल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब व्हेन अ पर्सन, जब कोई व्यक्ति आंसर करता है द कॉल ऑफ नेचर, इसका मतलब हुआ दे गो टू द टॉयलेट। ठीक है, आप समझ में आ गया? कहां पे हो जाएगा? टॉयलेट जाएगा। आई हैड टू गेट अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट टू आंसर द कॉल ऑफ द नेचर। इसीलिए जब भी आप कहीं पे जाएं, किसी के घर जाएं, किसी मेहमान के घर जाएं, किसी दूसरे के ऑफिस में मिलने के लिए जाएं, और यदि आपको वहां पे यूज करना है टॉयलेट को, तो तुम पूछ सकते हो वेयर कैन आई आंसर द कॉल ऑफ नेचर्स। क्या बोलेगा? बोलो, वेयर कैन आई आंसर द कॉल ऑफ नेचर। तो वो आपको किस चीज का रास्ता दिखाएगा? टॉयलेट का। तो ये देखिए स्टैंडर्ड वर्ड होगा। आप टॉयलेट ना करके, और जो लोग समझदा या ना समझ में पा रहा है, या फिर ऐसा फील कर रहे कि यदि हम यहाँ पे टॉयलेट करेंगे, मतलब टॉयलेट के बारे में बात करेंगे, तो लोग गंदे सोचेंगे या फिर क्या सोचेगा, वहां पे एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है? एक स्टैंडर्ड वर्ड। देन यू कैन यूज द टर्म आंसर द कॉल ऑफ नेचर, और ऐसे पूछना है, सर वेयर कैन आई आंसर द कॉल ऑफ नेचर। क्या बोलिएगा? सर वेयर कैन आई आंसर द कॉल ऑफ नेचर। दैट मीन्स द पर्सन विल शो द डायरेक्शन और द वे ऑफ टॉयलेट। ठीक है, चलिए, तो ये बात बड़ा अच्छा रहा। अब रहा बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर, वैसे ड्राइवर का सीट कहां पे होता है? सामने, लेकिन ये कहां का ड्राइवर? ये बैक सीट का। देखिए बहुत सारे लोग ना, या फिर यदि आप कोई बुजुर्ग को अपने बाइक के पीछे बिठा लिए और आप चल रहे हैं, तो जितना आपको चलाने नहीं आता उससे ज्यादा वो आपको प्रवचन देते रहेगा, बेटा धीरे चल, आगे ब्रेकर आ रहा है, आगे भीड़ है, आगे मोड़ है, बेटा ब्रेक मार, बेटा एक्सीलेटर ले। भाई गाड़ी तुम चला रहे हो, राइड तुम कर रहे हो, कार तुम चलाओगे, और बूढ़ा ज्ञान बुजुर्ग जो है वो आपको डायरेक्शन दे रहा है। तो वैसे बुजुर्ग को आप क्या बोलेंगे? बैक सीट ड्राइवर। क्या बोलेंगे? बैक सीट ड्राइवर। ये गाड़ी में ही केवल नहीं होता है, ये आपके लाइफ में भी होता है। यदि आप अपने लाइफ में सही समय पर सही चीज नहीं सोच पा रहे हैं, तो लोग आपको प्रवचन डायरेक्शन देते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, और वही प्रवचन और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। दैट मीन्स कि आप बैक सीट ड्राइवर के इशारे पर चलते हैं। तो देखिए सीखना हर जगह से होता है। सीखना आप हर जगह से सीख लीजिए, हर जगह से सीखिए, लेकिन अप्लाई कीजिए अपने माइंड से, क्योंकि अपने माइंड और अपनी नेसेसिटी, अपना सिचुएशन और अपनी जो ऑब्लिगेशन होता है, मजबूरी होता है, आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इसलिए सीखिए हर चीज से, एक छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग सभी से सीखिए। ठीक है, हर चीज से, एक जानवर से भी आप सीखने की कोशिश कीजिए, छोटे छोटे क्रिएचर से भी सीखिए, लेकिन यूज कीजिए अपना माइंड, अप्लाई कीजिए अपना ब्रेन, जो भगवान स्पेशल आपको दे के भेजा है ना। इसलिए बोलता है ना कि भेजने वाले भी भेजे के साथ भेजा है। तो उस भेजे मतलब दिमाग को अप्लाई कीजिए, और बैक सीट ड्राइवर के इशारे पे काम मत कीजिए। अब इसके मतलब को हम लोग समझ लेते हैं। अ पैसेंजर इन अ कार हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, अनवांटेड एडवाइस देते रहेगा पीछे से, टू द ड्राइवर, ड्राइवर को, इज कॉल्ड अ बैक सीट ड्राइवर। और वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? बैक सीट ड्राइवर। जिंदगी में भी बैक सीट ड्राइवर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग समझ लें, आई कांट स्टैंड बैक सीट ड्राइवर्स लाइक माय मदर इन लॉ। अपने सास के अकॉर्डिंग यदि वो समझना चाहता है ना, वो अपने स्टैंड बैक सीट ड्राइवर्स,
वो बैक से ड्राइवर के रूप में नहीं दिखाना चाहता। कैसे? जैसे उसकी मदर इन लॉ थी या है। बैजर, बैजर समवन, बैजर समवन का मतलब क्या होता है? इफ यू बैजर समवन इनटू डूइंग समथिंग you persistently nag or pester them until you obtain what you want। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज को, कोई भी व्यक्ति को यदि आप बैजर कर रहे हैं, बैजर वैसे देखिए आपके बाइक में भी ना बैजर लगा होता है। कब? जब आप, या फिर कार में देखिए, कार में ज्यादा जल्दी दिख जाएगा आपको। जब आप कार को बैक कर रहे हैं, पीछे रिवर्स कर रहे हैं, तब वहां पे एक साउंड बजती है, टी 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 सुनाई देगा। वो टी 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 का आवाज कौन कर रहा था? बैजर कर रहा था। बैजर का मतलब होता है किसी को बार बार इंडिकेट करना, किसी को बार बार इशारा करना, दिखाना, उसके माइंड में लाना, दैट इज बैजर। जब वो बैजर बजता है, इसका मतलब बार बार पीछे वाले जो भी आने वाला व्यक्ति हो उसको बता रहा हो कि यहां से कोई कार वापस आ रही, बैक आ रही है, तो साइड हो जाओ, क्योंकि ड्राइवर आगे बैठा हुआ और कार पीछे आ रही है। अब कोई व्यक्ति को बैजर करते हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति को आप परसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, आप उसे लगातार क्या करेंगे? नैग करेंगे। नैगिंग का मतलब ऐसे कोने से उसको थोड़ा सा आप नजिंग कर रहे हैं, तो नैग कर रहे हैं, उसको बार बार बता रहे हैं, या फिर बोल करके भी उसको बार बार बताना। ठीक है, बोल करके भी बार बार बताना, या फिर उसको पेस्टर करना। उसे आप बार बार, किसी को पेस्टर करना मतलब उसे बार बार आप इंडिकेट करते हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा ये काम कर दीजिए, और आप तब तक करते हैं जब तक कि वो चीज आपको मिल ना जाए। जैसे एग्जांपल कि सोफी बैजर्ड हर पेरेंट्स इनटू बाइंग हर अ न्यू कंप्यूटर। यहां पे देखिए जो सोफी है अपने पेरेंट्स को तब तक बैजर्ड की जब तक कि उसे अपना एक नया कंप्यूटर मिल ना गया। तो जब तक आपको कोई चीज ना मिल जाता है और तब तक किसी व्यक्ति को आप बोलते रहते हैं, उसे इंडिकेट करते रहते हैं, तब इस वाले प्रोसेस को बोलेंगे आप बैजर। क्या बोलेंगे? बैजर। क्या बोलेंगे? बैजर। तो आई थिंक मेरा बात समझ में आ रहा होगा। इसी को आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्लास कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है दैट मीन्स कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और काफी ज्यादा आप लोग टॉप लेवल के हैं। ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, उसके बाद सब कुछ बढ़िया होने वाला है। अब है आपके सामने नेक्स्ट बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट का क्या मतलब है? When you try to satisfy two or more people, दो या दो से अधिक पीपल या फिर ग्रुप who have different needs, जिसके अलग अलग नीड्स है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग चाहत है, और वैसे लोगों को आप सेटिस्फाई करें, संतुष्ट कराने की कोशिश करते हैं, एंड कीप एवरीवन हैप्पी, और सभी को खुश करने की कोशिश करते हैं, यू परफॉर्म अ बैलेंसिंग एक्ट। तब आप क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग एक्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं। बैलेंसिंग एक्ट का मतलब होता है कि जब आप लोगों को, ग्रुप्स को, हर किसी को खुश करने की कोशिश करें, और उन सारे लोगों को जिसको अलग अलग चीज भी चाहिए, ठीक है, और सभी को आप खुश कर देते हैं, दैट मीन्स अब बैलेंसिंग एक्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? बैलेंसिंग एक्ट का काम। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हर बच्चे को अलग अलग खिलौना चाहिए, हर बच्चे को अलग अलग खिलौना चाहिए, लेकिन आप एक ही तरह के खिलौने से सबको सेटिस्फाई करा देते हैं, दैट मीन्स आपका क्या कर रहे हैं? बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। मेनी पीपल स्पेशली वीमेन
हैव टू परफॉर्म अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन वर्क एंड फैमिली। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन सारे महिलाओं को देखिए जो घर में अपने घर को भी मतलब वर्क कर रही है और साथ में ड्यूटी पर भी जाती है, कोई काम भी करती है। दोनों काम को क्या कर रहा है, दोनों काम को क्या कर रही है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह वो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो हमेशा परफॉर्म करते रहती है। अब बैलेंसिंग एक्ट अब है बेयर योर हार्ट एंड सोल। बेयर योर हार्ट एंड सोल, इसका मतलब इफ यू बेयर योर सोल और हार्ट to someone, it means you reveal your innermost thoughts and feelings to them। यदि आप किसी के सामने अपने हार्ट को, अपने सोल को बेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने थॉट्स और अपने अंदर की भावना सभी चीज उसके सामने बाहर ला रहे हैं। अब दिल की बात बता दो जानू, इसी दिल की बात को आप बोलेंगे बेयर योर हार्ट। ठीक है, जब अपने दिल की बात जो आप टुकड़ों टुकड़ों में साज करके रखे हैं, सारा एक दिन ही निकाल दिए। ठीक है, किस लिए, समझ रहे हैं ना? तो वैसी चीज को क्या बोलेंगे, बेयर योर हार्ट एंड सोल। जैसे माइक कुड नॉट कीप थिंग्स टू हिमसेल्फ। माइक अपने अंदर कोई भी चीज को नहीं रख पाता है एनी लॉन्गर, कुछ समय के लिए। ही डिसाइडेड टू बेयर हिज सोल टू हिज बेस्ट फ्रेंड। और इसीलिए वो आदमी, दैट मीन्स माइक, क्या कर रहा है, मतलब अपने सोल को बेयर कर रहा है अपने दोस्त के साथ। इसका मतलब सारा अंदर वाली बात बता दे रहा है। बार्क अप रॉन्ग ट्री। बार्क अप का मतलब होता है भूखना, चिल्लाना, और रॉन्ग ट्री मतलब किसी गलत चीज के ऊपर चिल्लाना। दैट मीन्स क्या होगा, अ पर्सन who is barking up the wrong tree। एक व्यक्ति जो बार्क कर रहा है रॉन्ग ट्री का मतलब, इसका मतलब होता है is doing the wrong thing, वो गलत काम कर रहा है। because their beliefs, क्योंकि उसकी जो इरादा, उसकी जो थॉट है, आइडिया जो है वो इनकरेक्ट है।